हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, टमाटर का लाल रंग निम्न में से किस कारण से होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित लाइकोपीन के कारण होता है। फ्रेंड्स, टमाटर जब कच्चा होता है तो वो हरे रंग का होता है। उसका हरा रंग उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। जब सूर्य के प्रकाश में ये पकता है तो क्लोरोफिल लाइकोपीन के रूप में बदल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दूध का जो सफेद रंग है वो उसमें उपस्थित केसीन के कारण होता है। मूली का जो तीखापन है वो उसमें उपस्थित आइसोसाइनेट के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग हमने भी पढ़ा है, उसमें उपस्थित लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर का जो नारंगी रंग है वो उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। और कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्न में से कॉपर धातु का अयस्क है? इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कॉपर पायराइट कॉपर धातु का अयस्क है। चलिए समझते हैं अयस्क होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझते हैं खनिज क्या होते हैं। जो तत्व होते हैं हमारे वो पृथ्वी पर, जैसे धातु जो है हमारी लोहा चांदी तांबा, केवल ऐसे नहीं पाई जाती कि केवल हमें लोहा मिल गया, केवल हमें चांदी मिल गई। वो हमें मिक्सिंग के रूप में पाई जाती है, उन्हें ही खनिज कहते हैं। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी पर तत्व जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें से धातु आसानी से निकाली जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। आयरन पायराइड, कॉपर पायराइड, जिंकाइट और बॉक्साइट, ये सभी आपके अयस्क हैं। आप इन्हें खनिज भी बोल सकते हैं। कॉपर पायराइड का जो फॉर्मूला होता है वो CuFeS2 होता है, S2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉपर है उसका अयस्क ये है CuFeS2। तो केवल इसमें कॉपर नहीं है, कॉपर भी है, Fe आयरन भी है और सल्फर भी है। इसमें से हम कॉपर को शुद्धिकरण करके और विभिन्न विधियों द्वारा निकालते हैं। आयरन पायराइड जो है वो आपका आयरन का अयस्क है, लोहे का। जिंकाइट आपका जिंक का अयस्क है और बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। बहुलक क्या होते हैं? जब एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है तो वे बहुलक होते हैं। जो पॉलीथीन है वो एथिलीन से मिलकर बना होता है। जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4 की पावर n, हम बोल सकते हैं। ये n बार इसमें रिपीट होता है। n बार का मतलब है कई बार। प्रश्न 5, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन या सल्फर डाइऑक्साइड?
इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सीएनजी गैस मिलकर बनी है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ए बी सी तीनों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सीएनजी जो गैस है वो मेथेन, एथेन और प्रोपेन तीनों से मिलकर बनी होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग विभिन्न कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है और भारत में ऑटो में भी सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसको कोई दृष्टि से संबंधित रोग नहीं है वो 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकता है और पढ़ सकता है। उससे नज़दीक भी वो देख सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसको जोर लगाना पड़ता है और आँखों पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है वो अनंत होती है। स्पष्ट दृष्टि का दूरतम बिंदु अनंत होता है। कोई स्वस्थ आंख अपने से अनंत दूरी तक किसी वस्तु को देख सकती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? प्रश्न का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। दूरदृष्टि दोष होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तु स्थित साफ दिखाई नहीं देती हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो परिभाषा है थोड़ी सी उल्टी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दूरदर्शी दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट के लिए अवतल लेंस का। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, किसी रासायनिक पदार्थ का पीएच मान 5.5 है, वह होगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 5.5 है तो वह अम्लीय होगा। फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं, अगर किसी रासायनिक विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। अगर किसी रासायनिक विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो आपका क्षारीय होता है। और अगर किसी रासायनिक विलयन का मान 7 है तो वो आपका उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है और वो उदासीन होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत का कुचालक होती है? इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक होती है। इसका मतलब उसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती। मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। सीसा का जो सिंबल होता है वो Pb होता है, याद कर लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, सबसे हल्का तत्व है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसका परमाणु भार 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है।
लोहा, तांबा, लिथियम या एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा तत्व है जिसके प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक है और कार्बन की एक अपनी शाखा भी है जिसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 14, बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वायुमंडलीय दाब के कारण, तापमान के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बारिश की जो बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का जो अपना आकार सीमित बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिकतम होती है और द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम। ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो निर्वात में उसको नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक होती है। किसी भी धातु को हम अगर आवाज करें तो टन से आवाज आती है काफी स्पीड में। द्रवों में इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और गैसों में सबसे कम। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 16, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाता है कहलाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। इंग्लिश में इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, इनको समझते हैं, ये काफी कंफ्यूज करते हैं, इन्हें आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वथनांक, संघनन, गलनांक, हिमांक, आज सब में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाता है। द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। संघनन क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर वाष्प द्रव में बदल जाता है। वाष्प द्रव में बदल जाता है उसे हम संघनन कहते हैं। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है। गलनांक से आप समझ सकते हो गल रहा है तो ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो इसको हम गलनांक कहते हैं। हिमांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है। तो हिमांक आप समझ सकते हो द्रव से ठोस में बदल रहा है तो उसे हम हिमांक बोलेंगे। फ्रेंड्स, डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? एड्स, मलेरिया, हैजा या फफूंद? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हैजा है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। एड्स जो है वो आपका विषाणु के कारण या हम कहें वायरस के कारण होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है और फफूंद जो है इससे एक रोग होता है, खास खुजली जो होती है फ्रेंड्स वो हमें फफूंद के कारण होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्न में से किस में विटामिन ए पाया जाता है?
इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। धूप में, सूर्य की धूप में विटामिन डी पाई जाती है। संतरा में विटामिन सी और मछली के तेल में भी विटामिन डी पाई जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 19। वसा में घुलनशील विटामिन है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। और कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं? आपकी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती हैं? विटामिन बी और ए जल में घुलनशील होती हैं। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, के ई डी ए वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और ए आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बी और सी होगा। बी और सी आपकी जल में घुलनशील विटामिन है और के ई डी ए आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 21। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में या बड़ी आंत में? तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स, वो मस्तिष्क में पाई जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 22। मस्तिष्क के कार्य का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मस्तिष्क के कार्य का पता ईईजी विधि द्वारा लगाया जाता है। ईसीजी विधि कौन सी होती है? इससे हम हृदय की हार्ट बीट, धड़कन चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास होता है, जिससे डॉक्टर कान में लगाकर चेक करता है। तो मस्तिष्क के कार्य का पता ईईजी विधि द्वारा लगाया जाता है और ईसीजी विधि द्वारा हृदय की हार्ट बीट चेक की जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 23। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों का आविष्कार कॉनरेड रोन्टगन ने किया था। फ्रेंड्स, बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जो आपकी टीवी होती है उसका आविष्कार बेयर्ड ने किया था और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 24। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना 25वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। नाइक्रोम क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम जो है वो आपकी मिश्र धातु है, जो कॉपर और क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनी होती है। क्रोमियम और आयरन से मिलकर नाइक्रोम धातु, मिश्र धातु बनी होती है। आपकी जो पीतल धातु है वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।